students. So in the last lectures we have studied about first type of asexual reproduction, that is binary fission. So fission में भी हमने जैसे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन था, तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था बाइनरी फिजन, जिसमें हमने पढ़ा है बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया एंड यूग्लिना. So today we are starting with the binary fission in paramecium and we will study about the other mode of asexual reproduction. So first of all binary fission in paramecium. सबसे पहले तो paramecium होता क्या है? This is also a protozoan. तो ये भी एक प्रोटोजोआ होता है. It is unicellular eukaryote. अब ये भी unicellular है but it is eukaryote. मीन्स इसके न्यूक्लियस के बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो आपने जैसे डाइवर्सिटी चैप्टर में अलग अलग डिविजन्स पढ़ी थी, तो इनमें भी क्या होता है कि आगे आते हैं सिलिएट्स जिनके बीच में होते हैं सीलियास. सो पैरामीशियम इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सीलिएट्स. सो पैरामीशियम का ऐसा स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले तो इसकी बॉडी के बाहर होते हैं नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इन्हें हम बोलते हैं सीलिया. अब सीलिया का सबसे पहले देखो इसका काम क्या होता है कि ये जब बीट करते हैं, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं वैसा ये स्ट्रक्चर होता है. तो जब ये बीट करते हैं तो कोई अगर साथ में ये पॉन्ड में या फिर किसी भी वाटर बॉडी में होता है, तो अब क्या होता है कि जब इसके ये सीलिया मूव करते हैं तो जो भी वाटर में फूड है इनका, जो भी इनकी फीड है वो अगर साथ में हो कहीं पे भी, तो वो टुवर्ड द माउथ, जो इसके माउथ कैनाल है उसके पास आ जाती है. तो सबसे पहले इसमें है सीलिया आउटर साइड पे. फिर इसके बाद जैसे कोई भी सेल की बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज इट्स माउथ. ये इसका माउथ होता है. अब इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं. सो फर्स्ट जो बिगर वन है इसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस. और जो स्मॉलर होता है दैट इज माइक्रो न्यूक्लियस. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनमें दो न्यूक्लियस क्यों है और इनमें क्या डिफरेंस है. अब जो बड़े वाला होता है मैक्रो न्यूक्लियस, इसमें डीएनए का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है. दैट इज इट इज़ पॉलीपोलाइड. पॉलीपोलाइड का मतलब है कि जैसे अगर हमारी बात भी की जाए, हर एक सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं. मींस डबल सेट होता है. अगर 23 पेयर्स होते हैं तो दैट मीन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. सो दिस कंडीशन इज डिप्लॉयड. तो अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो वो हो जाती है कंडीशन पॉलीपोलाइड. तो अब ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है इसमें जो डीएनए का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द मैक्रो न्यूक्लियस. और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है इसमें जो डीएनए का कंटेंट होता है वो डिप्लॉयड होता है, जितना कि नॉर्मली सेल्स में प्रेजेंट होता है. अब इनका फंक्शन में भी डिफरेंस होता है. जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, अब जैसे पैरामीशियम का एक सिंगल सेल ही उसकी पूरी बॉडी है, तो उसमें हर एक लाइफ प्रोसेस होता है. फॉर एग्जांपल उसने रेस्पायर भी करना है, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, वो एक्सक्रीट आउट भी करेगा. तो जैसे हमारा जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. उसका काम होता है कि जितनी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करना, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे क्या होता है, जितना हायर केस होता है उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन के केस में देखो तो हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है. उसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और वही जो न्यूक्लियस है वो बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. बट अगर हम लोअर लेवल पे देखें तो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई होती. अब इनमें क्या है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसने जो इसके सेल की सारी असेक्सुअली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन को छोड़ के अगर न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है मैक्रो न्यूक्लियस.
और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है इट इज स्मॉलर इन साइज। अब ये डिप्लॉइड होता है, इसका मेनली फंक्शन आता है इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा सेल में पैरामीशियम में होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे कि अब ये रहता है वाटर में, तो वाटर में इसकी जो वाटर और आयन की कंसंट्रेशन होती है वो भी बैलेंस होनी चाहिए। तो जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का प्राइमरीली फंक्शन है, इसने क्या करना है कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है, ताकि इसकी जो बॉडी के अंदर वाटर का लेवल है वो भी कंट्रोल रहे। तो ये क्या करेगा, वाटर का बैलेंस करेगा। वाटर के बैलेंस के साथ साथ जैसे ही फूड इसमें आता है बॉडी में, उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि इनमें भी होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे अमीबा में होता है और या फिर ह्यूमंस में होता है। तो वही जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पहले इंजेशन होगी, फिर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप में होगा असिमिलेशन एंड फिफ्थ स्टेप में होगा इजेशन। तो इसने क्या करना है कि जो भी वेस्ट सब्सटेंस होगा वो चला जाएगा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में, और ये देन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको बाहर एक्सपेल आउट कर देगा। सो इसका मेन फंक्शन पहले वाटर की बैलेंस करने में है, सेकेंड इसका फंक्शन आ जाता है इन द एक्सक्रीशन। सो उसके अलावा इसमें होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एज यू नो कि ये होता है जिसमें सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, और इसके बीच में दिस इज द मेन साइट जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। अब हम देखते हैं कि इसमें जो बाइनरी फिजन है वो कैसे होती है। अब क्या है कि ये जैसे हमने सेल साइकिल पढ़ा, तो सबसे पहले G1 फेज जब आता है तो उसमें क्या होता है, इसकी ग्रोथ, कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है उसका कंटेंट बढ़ेगा, जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो डीएनए है, जो इनके न्यूक्लियस के बीच में डीएनए है, वो तब तक डिवाइड नहीं होता। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि ये जो जितना भी बीच में ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, अब नया कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बनना शुरू हो जाएगा, और भी जितना साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूक्लियस, जब अब क्या हो रहा है, जब आता है एस फेज, सिंथेसाइजिंग फेज, उसमें क्या है कि दोनों जो न्यूक्लियस है उनका जो कंटेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बिकॉज क्योंकि जब वो एक सेल दो में डिवाइड होगा तो दोनों सेल्स को उतना ही न्यूक्लियस चाहिए, हर एक ऑर्गेनेली चाहिए। तो उससे पहले क्या होगा, जैसे G1 फेज में हर एक ऑर्गेनेली पहले ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म है, उसका इंक्रीज हो रहा है, वो डुप्लीकेट हो रही है। देन एस फेज में क्या हो रहा है कि दोनों जो न्यूक्लियस है अब इनकी सिंथेसाइज होगी। तो अब यहाँ पे देखो, ये इनकी ओरिजिनल शेप थी, इनका कंटेंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है G2 फेज। अब G2 फेज में फिर से क्या होगा, हाँ वन मोर स्टेप इज कि जहाँ पे जब ये बनता है न्यूक्लियस जो है वो बढ़ने स्टार्ट होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, तब ये जो माउथ होता है दैट डिसअपियर, माउथ स्टार्ट डिसअपेयरिंग। फॉर अ शॉर्ट टाइम ये जो माउथ है ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब आ जाएगा कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस आपको पता है G2 फेज में फिर से जैसे ग्रोथ हुई, अब उसमें क्या हो गया कि ये जो माउथ है, अब पहले एक माउथ था वो डिसअपियर हुआ, अब माउथ की भी डुप्लीकेशन हो रही है, तो यहाँ पे दो माउथ कैनाल्स बन गई। ये जो न्यूक्लियस है नाउ इट स्टार्टिंग कंस्ट्रिक्टिंग। अब देखो पहले जैसे वो इतना सा था, अब धीरे धीरे उसका कंटेंट बढ़ने के बाद वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ताकि वो बाद में दो हाफ में डिवाइड हो सके। सो यहाँ तक क्या हो रहा था कि ये जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। सो दिस स्टेप इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और डीएनए
या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होके डिवाइड होना शुरू हो गया। तो दोनों जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप आएगा साइटोकाइनेसिस। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनेली बन गई, जो न्यूक्लियस है वो भी, उनकी भी डबल कॉपी बन गई, माउथ कैनाल भी बन गई। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से अगले स्टेप में जो साइटोप्लाज्म है वो साइड्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कंस्ट्रिक्शन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों तरफ से, इधर से भी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो गया। सो जब ये अंदर को इन्वेजिनेट करेगा तो इसने क्या करना है, एक पार्टीशन बना देनी है मेम्ब्रेन के थ्रू। अब ये हमारे पास दो बने नए न्यू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्योंकि ओरिजिनली में हमारे पास टू थे ना, अब यहाँ पे ये, वहाँ पे ये भी यहाँ पे है, तो ये दो नए हमारे पास बन गए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब दोनों में क्या है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। उसी तरीके से माउथ कैनाल भी है दोनों में, साइटोप्लाज्म भी है, हर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, मीन्स नाउ देयर इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा देन ये टू न्यू इंडिविजुअल्स में बन जाएगा। अब हमारे पास दो डॉटर सेल्स हैं या नए इंडिविजुअल हैं जिनमें हर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। अब ये एक फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म है। अब इसके बाद क्या होगा, वही साइकिल दोबारा से रिपीट होगा कि ये जो अब फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म है, डॉटर सेल है, देन फिर से ये इसका G1 फेज आएगा जिसमें वो ग्रो करेगा। देन आ जाएगा S फेज, दैट इज सिंथेसाइजिंग, जिसमें फिर से न्यूक्लियस और DNA वो सिंथेसाइज होगा। देन अगेन G2 फेज, जिसमें अगेन इसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। देन फिर से इसका डिवाइडिंग फेज आ जाएगा। अब ये जो, जैसे कि जितने लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उतना ही फास्ट उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सो विद इन आवर और विद इन अ डे इनमें मिलियंस ऑफ आगे ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। क्योंकि जैसे ये एक जनरेशन आई, विद इन 20 मिनट नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी, विद इन 20 मिनट फिर से नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। सो इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है दैट इज वेरी वेरी हाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द बाइनरी फिजन ऑफ लेशमानिया। तो अब हम लेशमानिया में देखते हैं कि इसमें बाइनरी फिजन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लेशमानिया? सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर यूक्रियोट। अब ये भी किंगडम प्रोटोजोआ में आता है, तो ये भी सिलिएट्स में आता है, मीन्स इट हैज़ द सीलिया लाइक और फ्लिजेलम। इसमें फ्लिजेलम होता है। अब सीलिया और फ्लिजेला में क्या फ़र्क होता है? सीलिया छोटे होते हैं बट नंबर उनका ज़्यादा होता है, लेकिन जो फ्लिजेला होता काम इनका भी सेम है, इसका भी मूवमेंट में ही काम है, उसका भी मूवमेंट में काम था। अब इसमें इसका नंबर कम होता है लेकिन ये लॉन्ग होते हैं। अब जो लेशमानिया है, दिस इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ फाउंड इन द फ्रेश वाटर। अब ये फ्रेश वाटर में होता है। अब पहले देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। दिस इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ फ्लिजेलम। इनके पास एक होता है फ्लिजेला। अब फ्लिजेला का काम होता है इन द मूवमेंट, कि इसने जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लोकोमोट होना है तो उसमें काम आता है फ्लिजेला का। और इसका दूसरा फंक्शन आता है कि फूड में, अगर कोई पास में फूड है तो ये जैसे मूव करेगा तो फूड ये ले आएगा टुवर्ड द माउथ। अब इसके बाद इसमें होता है न्यूक्लियस। अब बेटा हर एक सिलिएट में दो न्यूक्लियस नहीं होते, जैसे कि हमने उनमें पढ़ा था पीछे पैरामीशियम में हमने पढ़ा है कि दो न्यूक्लियस होते हैं, इसमें एक सिंगल ही न्यूक्लियस होता है। देन इट हैज साइटोप्लाज्म। अब ये जो लेशमानिया है इसकी डिवीजन कैसे होती है? सबसे पहले यहाँ पे इसकी टिप पे होता है एक फ्लिजेलम। अब दूसरा यहाँ पे जो भी बेसल, इसके हम बोलते हैं बेसल बॉडी,
अब ये जो बेसल बॉडी होती है ना, इससे अराइज होता है फ्लेजेलम, मतलब यहाँ से फ्लेजेलम निकलेगा। दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनेली। तो यहाँ से फ्लेजेला की नया फ्लेजेलम बनना स्टार्ट हो गया। साथ में क्या होगा कि जैसे G1 फेज आता है तो इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, साइटोप्लाज्म जो है वो डबल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका कंटेंट बढ़ जाएगा। देन न्यूक्लियस जो है, अब क्या होगा, एस फेज आ गया, सिंथेसाइजिंग फेज। उसमें न्यूक्लियस पहले एक था, अब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो हमारे पास 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अब 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर हमने देखा कि यहाँ पे होगी कैरियोकाइनेसिस। पहले यहाँ पे जब डिवीजन होती है ना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है हर एक चीज़ की, तो न्यूक्लियस जो है तब ये प्रिपेयर हो जाता है फॉर द सिंथेसाइजिंग। तो जैसे यहाँ पे एस फेज में पहले इसका कंटेंट बढ़ता है, मान लो ये एक ही है तो वो काफ़ी ज़्यादा बना। फिर ये यहाँ से जब कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस जब होती है तब ये 2 में डिवाइड होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये 2 में डिवाइड हो गया, फिर ये ऑपोजिट एंड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद में G2 फेज आएगा। G2 फेज में जो इनका साइटोप्लाज्म होता है या बाकी ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे फ्लेजेला है, इसकी भी लेंथ इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना इसके अंदर कंटेंट है वो सारा अब और ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल क्या होगा कि दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो ऑपोजिट एंड की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, ये जैसे एक दूसरे से थोड़े दूर होने स्टार्ट हो गए, अब यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस कैसे स्टार्ट होगी, ये जो न्यूक्लियस है इनके अराउंड साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। देन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है ये नीचे से होना स्टार्ट होगी। अब जैसे हमने पीछे पैरामीशियम पढ़ा तो उसमें क्या था, ट्रांसवर्स, इस तरफ से डिवीजन हो रही थी। अमीबा में जो डिवीजन थी दैट वाज इरेगुलर, किसी भी प्लेन से हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे हम हायर लेवल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब इनमें ये देखो, वो था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, अब ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी और लेवल इनका हाई हो गया, अब इनमें और ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे होगी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी। इन्वेजिनेट का मतलब है अंदर की तरफ वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो 2 न्यूक्लियस हैं वो साइड साइड पे हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से क्या होगा कि 2 जो है वो जो एक लेशमानिया का सेल था वो 2 अब सेल्स में डिवाइड हो गया। सो यहाँ तक देखो, दोनों के दोनों फ्लेजेलम भी बन गए, दोनों में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अल्टीमेटली ये क्या होगा कि यहाँ से डिवाइड करके ये 2 इक्वल और 2 फुल फ्लेश्ड एनिमल और वी कैन से सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। सो ऐसे क्या होता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ऑफस्प्रिंग और 2 डॉटर सेल। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीपल फिजन। वन मोर थिंग इज दिस लेशमानिया ऑर्गेनिज्म, ये जो होता है ये एक डिजीज कॉज करता है दैट इज लेशमानियासिस, और इसे हम कहते हैं काला आजार। काला आजार भी बोलते हैं, इसे हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं और इसे हम लेशमानियासिस। अब इस डिजीज में क्या होता है कि पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर होता है, बॉडी में पूरी बॉडी में पेन रहती है, और जो स्प्लीन और लंग्स होता है उसमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है। सो दिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द लेशमानियासिस और ब्लैक फीवर।